Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying agriculture and today we will be discussing an important aspect of this chapter called technological and institutional reforms. हमने अपने प्रीवियस सेशन में एग्रीकल्चर के अंदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात की, फिर चाहे फूड क्रॉप्स हो, नॉन फूड क्रॉप्स हो या अदर देन फूड क्रॉप्स हो। अब बारी है इन रिफॉर्म्स के जानने की। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, ये रिफॉर्म्स कहाँ से आ गए? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, पर इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल बहुत सिंपल है। इमेजिन कीजिए कि हम फार्मिंग कर रहे हैं, पर उसमें हम किसी भी तरीके की मॉडर्न इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम किसी भी तरीके के मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, और यहाँ तक कि हम फेयर प्राइसिंग की भी बात नहीं करेंगे। तो क्या इससे एग्रीकल्चर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, या हम यूं कहें कि क्या इससे फूड प्रोडक्शन पे कुछ इम्पैक्ट आएगा? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर में समय बीत रहा है हमें नए नए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, यानी हम यूं कहें कि चेंजेस की जरूरत है। तो इसी वजह से हमारे लिए रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और इसी चीज को हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसे 100, 200 या 500 सालों से किया जा रहा हो, बल्कि एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे सदियों से किया जा रहा है। हम कितनी भी सिविलाइजेशंस की बात कर लें, वहां पर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के हमें ट्रेसेस मिलते हैं, या हम यूं कहें कि शायद वो सिविलाइजेशन पॉसिबल ही एग्रीकल्चर की वजह से हो पाई थी, और वहां से समय बदलता चला गया। पहले के जो किसान थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर करते थे, पर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और सबकी डाइटरी नीड्स को पूरा करने का पूरा प्रेशर एग्रीकल्चर पर आ गया। पर आज भी दुनिया भर में बहुत सारे किसान हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सिर्फ नेचर से जोड़ के देखते हैं, और इसीलिए वो नेचर पे डिपेंडेंट है। फिर चाहे अगर हम इरिगेशन की बात करें तो वो मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो उन्हें लगता है कि लैंड को खाली छोड़ दो, नेचर अपने आप सारे मिनरल्स को रिप्लेनिश कर देगी। इसके अलावा फ्रेगमेंटेड लैंड, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। जैसे जैसे परिवारों में जमीन जायदाद को लेकर बंटवारे हो रहे हैं, लैंड का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता जा रहा है, जिसका असर सीधा सीधा उसके आउटपुट पे पड़ता है, क्योंकि अगर लैंड का साइज बहुत कम है तो आउटपुट भी बहुत ज्यादा नहीं आ सकता। इसके अलावा बहुत सारे किसान आज भी लैक करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर, यानी उनके पास बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 60% पॉपुलेशन जो है अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऐसे में हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा काम करें, और इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल किया जस्ट टू इम्प्रूव फार्मिंग। अब ये क्या चीजें थी, इनको एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लाए गए, जिसमें सबसे पहले था कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो कि पहले बहुत ज्यादा चलता था और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स जो छोटे छोटे लेवल पे लाए गए, वो थे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा। जब यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया तो उस समय पे सबसे ज्यादा फोकस डाला गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की गई। इसके अलावा लॉस फॉर द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे रिफॉर्म्स तो लाए गए, पर इन सब के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और वीक इम्प्लीमेंटेशन के चलते बहुत ज्यादा खास असर हमें देखने को नहीं मिला। पर क्या ये रिफॉर्म्स रुक गए? नहीं, इनमें एक बहुत मजेदार रिफॉर्म हमारे सामने आता है विच इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1965 से 68 के दौरान देखा गया। अब इसमें सबसे मजेदार बात थी कि इंट्रोडक्शन किया गया HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। अब इन सीड्स की एक खास बात थी, इन्हें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन चाहिए था, जिसकी वजह से हम देखते हैं इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। अब इसके चलते हुआ ये कि प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, पर इसका असर बहुत कम इलाकों में देखने को मिला। यानी जो बेनिफिट थे वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हुए कुछ स्पेसिफिक रीजन में, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और इनके चलते जिन किसानों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया वो तो काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो गए, पर जो किसान इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए वो काफी ज्यादा पीछे रह गए, जिसके चलते रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा फैल गई।
साथ ही साथ एनवायरमेंटल इश्यूज का भी सामना हमें करना पड़ा। कैसे? क्योंकि इन सीड्स की वजह से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। यहाँ तक कि जो इरिगेशन को बढ़ाया गया उसकी वजह से वाटर डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और ऐसे ही मजेदार रेवोल्यूशन की जिसका नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि 1970 में लाया गया। इसका श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को। अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या, ये एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज लेके आता है हमारे मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर, जो कि स्ट्रेंथन करता है डेयरी फार्मिंग सेक्टर को। एंड इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क विच इज लेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड यानी NDDB। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल स्टेप था हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहां तक रिफॉर्म्स रुक जाते हैं? नहीं, इसके बाद आते हैं हमारे कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, जो कहीं ना कहीं 1980s और 1990s के दौरान हमारे सामने आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें सबसे पहला है क्रॉप इंश्योरेंस, जहां पर फार्मर को इंश्योर किया गया कि उसकी फसल अगर किसी वजह से भी खराब होती है तो उसे इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाएगा टू प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर एंड डिजीजेस। इसके अलावा नेक्स्ट चीज हुई सेटअप ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी विच विल इवेंचुअली हेल्प द फार्मर्स टू गेट इजी लोन्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें आता है किसान क्रेडिट कार्ड, जो आज भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम यानी पैस, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है हमारे फार्मर्स को। इसके बाद हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर नेचर से जुड़ा है, पर क्या सिर्फ नेचर के भरोसे हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो इसी वजह से हम साइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी था कि किसानों को वेदर के बारे में सही जानकारी देना, यानी वेदर बुलेटिन्स। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो किसानों की अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस दोनों से चलाए गए। और इसमें सहारा लिया गया बहुत सारे टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स का, जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को एजुकेट करना, साथ ही साथ उनको आज की डेट में जो भी नई इनोवेशंस हो रही हैं उसके बारे में अवेयर करने के लिए थे। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आज भी एक इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, जो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि किसानों को उनकी फसल का फेयर प्राइस मिले एंड साथ के साथ हम किसानों को बचा सकें फ्रॉम द मिडलमैन। तो ये सारे थे गवर्नमेंट के स्टेप्स, जिससे बहुत ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। पर क्या सिर्फ ये कहानी यहाँ तक रुक जाएगी? नहीं, यहाँ पर एक शख्स और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च किया जिसको भूदान और ग्रामदान कहा जाता है। ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। अब ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों था उसके बारे में जानते हैं। विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल आया डिक्लेयर किया था। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गांधी जी के चले जाने के बाद इन्होंने उनकी लेगेसी को फॉलो किया। उनका एक सपना था ग्राम स्वराज का, जिसे इन्होंने खुद पैदल चलकर गांव-गांव जाकर किसानों को एजुकेट करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनना, ये सारे कामों के साथ किया। अब ऐसे ही ये एक बार अपना लेक्चर देने गए पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर इनसे कुछ विलेजर्स मिलने आए जो कि लैंडलेस लेबर थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ लैंड मिल जाएगा तो शायद हम अपनी रोजी रोटी आसानी से चला पाएंगे। अब इनके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि किसी तरीके से इनको लैंड दिया जाए। अब उस सिचुएशन में विनोबा भावे उनको इमीडिएटली प्रॉमिस तो नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने किसानों से प्रॉमिस किया कि अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में सोचें तो शायद वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात कर पाएंगे। पर ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत इनके सामने आती है, विच इज श्री रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने अपना 80 एकड़ का लैंड 80 लैंडलेस फार्मर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, या हम यूं कहें कि डोनेट कर दिया, जिसे हम भूदान कहते हैं। इसके अलावा ये मूवमेंट बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरली अपना लैंड डोनेट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो अपना लैंड सिर्फ लैंड सीलिंग एक्ट के डर से भी डोनेट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं ग्रामदान। बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास अपने विलेजेस थे, उन्होंने एंटायर विलेजेस डोनेट कर दिया और जिसका नाम दिया गया ग्रामदान। तो इस तरीके से विनोबा भावे का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वॉलंटरी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का टू द लैंडलेस फार्मर्स, वो अचीव हुआ और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की तरह हमारे सामने आया। तो अब बारी है इन सारे रिफॉर्म्स पे आने वाले इम्पैक्ट की। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़े उनके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहला इम्पैक्ट ये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया इन रिफॉर्म्स के चलते। साथ ही साथ किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट और क्रेडिट एक्सेस जो कि बहुत इजी हो गया बाद में। इसके अलावा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो एफर्ट्स थे उनकी वजह से जो गांव के अंदर डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम थी या हम कहें कि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम थी उसे कुछ हद तक कम किया गया। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो रिफॉर्म्स थे उनको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि ये जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है वो बना रहे। तो है ना कितना मजेदार टॉपिक। अब इस मजेदार टॉपिक को एंड करते हैं अपने मजेदार टास्क के साथ। टास्क बड़ा सिंपल है कि आपको रिसर्च करना है एंड यू हैव टू नोट डाउन द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी ऐसे ही किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।